एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियान फैमिली, हम द अनटोल्ड पेन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। पूरे कमरे में बस सन्नाटा था। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया खामोश हुई। वांग जी बस अपनी जगह पर जमा हुआ था। उसने जो कुछ सुना उसे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैडम लान ने भयभीत आवाज़ में और वांग जी के कंधे को छूते हुए बोली, लंजा। पर वांग जी तुरंत पीछे हट गया और उसने कोल्ड आवाज़ में कहा, डोंट टच मी। आप मेरी माँ बनने के लायक नहीं है, वांग जी ने बहुत ही गुस्से आवाज़ में कहा। तभी मैडम लान ने कहा, तभी वांग जी ने कहा, हिम्मत भी मत करिएगा। अगर आपके मुंह से एक बार भी मेरा नाम निकला तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। आपने मुझे ऐसा कहने का अधिकार खो दिया है। मुझे लगा यह सिर्फ किस्मत है जो मेरे और मेरे दिमाग के साथ खेल रही है, लेकिन असलियत में यह आप थी, मेरी अपनी माँ, जिसने मुझे मूर्ख बनाया। इतना बड़ा षड्यंत्र। असल में मैं महाराज को दोष नहीं दे सकता। मैं तो आपके लिए बस एक उपकरण हूँ, आपके हाथ की कठपुतली। सारे दोष मेरे अंदर हैं। वांग जी ये सब कुछ दर्द और हृदय विदारक आवाज़ों के साथ कह रहा था। इस वक्त खुद से घृणा महसूस हो रही थी। उसने कहा, चाहे जो भी स्थिति हो, मुझे अपने विंग के अलावा किसी और लड़की की तरफ नहीं देखना चाहिए था। लेकिन बारिश होने के बारे में बस कुछ शब्दों ने मुझे अपना संकल्प आसानी से तोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को छूकर विंग का भरोसा और वफादारी दोनों ही तोड़ दी। वही मैडम लान ने कहा। फिर वो रुक गई। उन्होंने अपने मन में कहा, नहीं, मैं रहस्य उसे नहीं बता सकती। वांग जी ने आधा सच जानने के बाद ऐसा व्यवहार किया। अगर उसे पता चल गया कि उसे मध्यभ्रम की जड़ी बूटी दी थी मैंने और इसीलिए उसने लान सिया को छुआ, तब तो वह मुझसे हमेशा के लिए अपना नाता तोड़ लेगा। नहीं, मैं अपने इकलौते बेटे को हमेशा के लिए खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। नामुमकिन। अपने मुँह से मेरा नाम मत लीजिए। मैं अब आपके लिए सिर्फ राजा लान वांगजी हूँ, आपका बेटा नहीं। विंग का क्या दोष है? उसे शायद लगा होगा कि उसमें कुछ कमी है, जिसके कारण मैंने उसकी जगह दूसरी लड़की को चुना, और वह भी उसकी अनुमति के बिना। मुझे कहना होगा, आपने बहुत अच्छा खेल खेला रानी माँ, आपने बहुत अच्छा खेला। वही मैडम लान पूरे टाइम नीचे देखते हुए रो रही थी। मुझे तो अभी तक यही नहीं पता कि आप विंग से इतनी नफरत क्यों करती हैं, कि आप उसे गर्भधारण से बचाने के लिए निश्चित दवा दे रही थी। आपने इसकी पूरी योजना बना ली थी, है ना? आपने सब कुछ प्लान कर लिया था। विंग को प्रेगनेंसी से कैसे बचाना है, मेरी दूसरी शादी और मेरे और विंग के बीच में कैसे दूरी पैदा करनी है। वांग जी ने बहुत कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा। वहीं मैडम लॉन शॉक थी। तभी वांग जी ने आगे कहा, और यह मत भूलिए कि आपने पहले जिस राजकुमारी को मेरे लिए चुना था, उससे मेरी दूसरी शादी हो रही है। आप बहुत ही कुशल व्यक्ति हैं। वाह महारानी, आपने निश्चित रूप से मेरे और पिताजी के सभी कूटनीति कौशल को पार कर लिया। बधाई हो, आपकी सभी योजनाएं सफल हो गईं। आपको आखिरकार वो मिल गया जो आप हमेशा चाहती थी। विंग मेरे साथ रहा है, लेकिन वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आपके कबूलनामे से अब कुछ नहीं बदलेगा। तभी मैडम लान ने कहा, नहीं वांग जी, मैंने कभी भी विंग को इस तरह की दवा नहीं दी। मैं मानती हूँ कि मुझे विंग तुम्हारे साथ रहना कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मिनजिया से शादी करो, उससे नहीं। लेकिन मैं ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरा विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो वांग जी, मैडम लान ने विनती भरी आवाज़ में कहा। पर वांग जी ने महारानी को बोलने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया और कहा, सबसे पहले मेरा नाम फिर से कभी मत पुकारिएगा, और यह आपके लिए राजा लान वांग जी है, और मैं अपने शब्दों को फिर से नहीं दोहराऊंगा। और दूसरी बात, मैंने आप पर विश्वास किया, जबकि सारे सबूत आपकी ओर ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन अब जो आपने सब कुछ कह ही दिया, तो उसके बाद मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता, कभी नहीं। अब कृपया मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। मैडम लान नीचे देखा, अपनी बहते हुए आँखों से आंसू को पोंछा और वांग जी के कमरे से बाहर चली गई। वहीं वांग जी फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो क्रोध से भरा हुआ था
और किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से गुस्सा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो वांग, मेरे कारण तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। आई एम सॉरी वांग। वांग जी ने खुद को संभाला और खुद से कहा, नहीं वांग जी, अभी अपने दर्द और अपनी माँ के साथ किए गए विश्वासघात पर पश्चाताप करने का सही समय नहीं है। सबसे पहले मुझे महल के भीतर छिपे खतरे और उनमें भेद का पता लगाना है। तभी मैं झुकी और उसने कहा, किंग। वहीं वांग जी ने ठंडी और गंभीर आवाज में कहा, क्या आप जानती हैं विश्वासघात की सजा क्या है? मेई ने हकलाते हुए कहा, यस योर हाइनेस। फिर उसने नीचे देखते हुए कहा, लोगों के सामने सिर कलम करना। तो वांग जी ने कोल्ड आवाज में पूछा, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मेई डरी हुई थी और उसने कहा, मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं कि? वांग जी ने एक गहरी हंसी अपनी कोल्ड और रूथलेस वॉइस में कहा, मैं उस दवा के बारे में बात कर रहा हूँ जो तुमने रसोई की मुख्य नौकरानी को दी थी ताकि वह विंग के खाने में उसे मिला सके और विंग कभी गर्भवती न हो पाए। मेई बहुत हैरान और भयभीत थी। उसने डरी हुई आवाज़ में कहा, किंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी वांग जी ने कहा, तो फिर आप अभी भी दिखावा करना चाहती हैं? तो ठीक है, मेरे पास पर्याप्त सबूत है कि यह दवा युन साम्राज्य से आई है जो किसी अन्य क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। तभी वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं युन साम्राज्य से आए सभी लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूँ, जिसमें कॉन्सर्ट सिया भी शामिल है। तभी मैंने विनती भरी आवाज़ में कहा, किंग, उपपत्नी शिया निर्दोष हैं, उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस व्यक्ति ने मुझे ये करने का आदेश दिया था वो रानी यून ही है, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ मैडम लान के काम के बहाने भेजा। प्लीज़ किंग, इसमें कॉन्सर्ट शिया का कहीं भी हाथ नहीं है, उन पर आरोप ना लगाएं। मैंने घुटने के बल बैठते हुए विनती भरी आवाज़ में कहा। तभी वांग जी ने कोल्ड और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा, तो महारानी ने इन सब में तुम्हारी मदद की? तभी मेई ने कहा, नहीं किंग, मैं सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल कर महल के अंदर दवा ले जाने के लिए किया और रसोई की मुख्य नौकरानी को ब्लैकमेल करके उसे रानी विंग के भोजन में डालने के लिए कहा। रानी विंग के कक्ष में आपके दौरे कम होने के बाद मुझे यह बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन जब यह कहा गया कि आप फिर से रानी विंग के कक्ष में जा रहे हैं तो हमने फिर से ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन आग दुर्घटना के बाद महल के अंदर कुछ भी लाना संभव नहीं था और रानी विंग को दिए जाने वाले भोजन को नौकरानी द्वारा परखा जाता है, इसीलिए मैं इसे जारी रखने में सक्षम नहीं रही। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि बहुत देर हो चुकी थी जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए किंग। वो अपने घुटनों के बल बैठे बस लगातार रो रही थी और माफ़ी की भीख मांग रही थी। तभी वांग जी ने गुस्से में कहा, माफ़ कर दूँ तुम्हें? फिर विंग को न्याय कौन देगा? तुम्हारी सजा विंग तय करेगा। तुमने उसके साथ गलत किया है। फिर उसने वेनिंग की ओर देखा और कहा, वेनिंग, इसे अंधेरी कोठरी में ले जाओ। वेनिंग ने कहा, यस मैजेस्टी। उसने तुरंत वांग जी के अध्ययन कक्ष से बाहर निकला और मेई को वहाँ से खींचकर बाहर ले गया। वहीं कुछ घंटों बाद वांग जी विंग की ओर चला। वहीं विंग अपने हल्के उभरे से पेट को सहलाते हुए अपने बच्चे से बात करते हुए बोला, बेबी, तुम मुझे क्यों लात नहीं मार रहे? मुझे मत बताओ कि मेरी बातें सुनते सुनते तुम बोर हो गए हो। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इन विशेषताओं वाले व्यक्ति बने, एक अच्छे इंसान बने और साथ ही सिर्फ एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहे। मैं जानता हूँ कि तुम महान योद्धा और बुद्धिमान होगे क्योंकि तुम्हारे माता पिता हर क्षेत्र में कुशल है, लेकिन मुझे लगता है तुम एक शरारती बच्चे हो जो मुझे अपने इर्द गिर्द दौड़ाओगे। मुझे नहीं लगता कि आज्ञाकारिता तुम्हारे खून में भी है। किंग मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से बात कर रहा था। वहीं वांग जी चुपचाप विंग को देख रहा था जो बच्चे से बात करने में व्यस्त था। वांग जी विंग को बीच में रोकना तो नहीं चाहता, पर वह इस वक्त जरूरी काम के लिए आया था। उसने नकली कफ किया। विंग पीछे मुड़कर वांग जी को अपनी उदासीन आंखों से देखा और अभिवादन करते हुए बोला, किंग। वांग जी ने सिर हिलाया और कहा, चूँकि आप इसका शिकार हैं, इसीलिए मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। विंग ने शांत टोन में कहा, क्या? तब वांग जी ने कहना शुरू किया, आइंग हमारी शादी के शुरुआती सालों में
जहाँ तुम गर्भ धारण नहीं कर सके वह सबसे पहले से ही योजनाबद्ध था। कोई तुम्हें जानबूझकर कोई खास दवा दे रहा था ताकि तुम गर्भवती ना हो सको। विंग, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने हैरान और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन? वांगजी ने कहा, वह कॉन्सर्शिया की माँ है, रानी यूही। उसने यह सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि वह चाहती थी कि मैं मिस जिया से शादी करूं। विंग एकदम चुप रहा। विंग को उनके प्रति कोई गुस्सा नहीं बल्कि घृणा महसूस हुई। शायद अब उसे अपना बच्चा मिल गया जिससे उसका दर्द कुछ हद तक कम हो गया है। उसने अपने मन में कहा, जब मेरे प्रियजन ने ही मेरा भरोसा तोड़ा और विश्वास तोड़ा तो मैं किसी और को कैसे दोष दे सकता हूँ। तभी वांगजी ने कहा, मैं पिताजी को सब कुछ बताने जा रहा हूँ। तभी विंग ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पिताजी अभी भी ठीक हो रहे हैं, हमें उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। आप उन्हें सब कुछ बाद में बता सकते हैं। वांगजी ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। वह जाने ही वाला था कि रास्ते में रुक गया और फिर से विंग की ओर मुड़ गया। उसने विंग की ओर देखा और फिर डिस्परेट वॉइस में कहा, विंग, क्या मैं बच्चे को छू सकता हूँ? विंग ने उदासीनता से सिर हिलाया और कहा, वांगजी विंग की ओर गया और उसके पास अपने घुटनों पर बैठ गया। उसने विंग के पेट को धीरे से सहलाया और अपने दिल में की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सका। विंग के उस उभरे हुए टमी पर किस किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, विंग हैरान हुआ। वांगजी अचानक उसे अपने बच्चे की उसके हाथ पर जोर से लात मारने की आवाज नहीं। उसने हंसा और कहा, सचमुच अपनी माँ का बेटा है। वही वांगजी विंग की आंखों में आश्चर्य देखकर उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या है? तभी विंग ने कहा, यह पहली बार है जब बच्चे ने इतनी जोर से लात मारी है। वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह लान का खून है, हमेशा मजबूत रहेगा। वांगजी की धृष्टता पर अपनी आंखें घुमाते हुए विंग बोला, मत भूलो कि वह बेव ही है। वांगजी ने अपना सिर हिलाया और विंग के उभार को फिर से सहलाया और कहा, मैं सहमत हूँ। उसने अपने मन में कहा, मैं बहुत खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यह मेरा वारिस है। बेबी, तुम वह सपना हो जिसे तुम्हारी माँ और मैंने एक बार साथ देखा था। वह वरदान जिसे हम लंबे समय तक सर्वशक्ति भगवान से मांगते रहे, तुमने आज उसे पूरा कर दिया। तुम सबसे धन्य बच्चे होगे क्योंकि तुम्हारे पास विंग जैसी मदर है। वांगजी उठा और उसने कहा, खैर अब मैं विदा लेता हूँ, तुम आराम करो। विंग ने नोट किया और वांगजी अनिच्छा से वहाँ से चला गया। वह जानता है कि विंग को उसकी उपस्थिति पसंद नहीं है। वहीं विंग उठकर अपने बिस्तर में जाकर लेट गया। अब विंग, उसकी आंखों पूरी तरह से कोल्डनेस आ गई थी। उसने अपने मन में कहा, एक माँ या महिला ऐसा कैसे कर सकती है? मातृत्व एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर कोई हकदार है। फिर उसने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया? अपनी बेटी की खुशी के लिए इतनी स्वार्थी और क्रूर दिल हो गई। विंग ने अपने पेट को सहलाया और कहा, वांगजी की अज्ञानता के कारण जो एकमात्र अच्छी बात हुई है वह तुम हो मेरे बेटे। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अगर वो मुझे अगले 6 वर्ष तक वो दवाइयाँ देते रहते तो क्या होता। शायद मैं अब तक पूरी तरह से एक ऐसा पर्सन बन गया होता जो कभी प्रेग्नेंट ना हो पाए। यानी जब विंग की कक्ष में आई तो उसने विंग को गहरी सोच में खोया हुआ देखा। वहीं शोयोरी भी विंग के लिए गर्म दूध लेकर आई। वहीं तब याली ने पूछा, क्या हुआ आई? विंग जो अपनी सोच से बाहर आया उठकर बिस्तर पर बैठा। उसने यूरी के हाथ से दूध का गिलास लिया और उसे धन्यवाद कहा। फिर याली की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं सीजिए। याली ने कहा, ओह प्लीज विंग, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। फिर उसने यूरी की ओर देखा और कहा, यूरी क्या मैं गलत कह रही हूँ या सही? यूरी ने कहा, मैं। फिर उसने विंग की ओर देखा। तभी याली ने कहा, उससे डरो मत, वह कुछ नहीं करेगा, बस मुझे अपने विचार बताओ। यूरी ने सिर को हिलाया और कहा, खैर आप सचमुच तनावग्रस्त और परेशान दिख रही हैं क्यून। याली मुस्कुराई और कहा, सी अब मुझे बताओ क्या हुआ है। मुझे पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो विंग, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तभी विंग ने याली को सब कुछ बताया जो वांगजी ने उसे बताया था। यूरी और मिंजी दोनों बहुत गुस्से में थी।
वहीं यानली बहुत गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसने कहा, मैं इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ कि इसमें शामिल हर व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं तुरंत लान अंकल के पास जाऊंगी और उनसे न्याय की गुहार करूंगी। वे अपने महल में यह सब कैसे होने दे सकते हैं? ये वही है जो शुरू से ही चाहते थे कि तुम लान वांगजी से शादी करो, लेकिन वो अपनी सन इन लॉ को भी रक्षा नहीं कर सके। यह उनके सम्राट होने की क्षमता के बारे में बताता है। तभी वेंगनियो ने रोकते हुए कहा, रुको सीजिए, आप सम्राट के पास जाकर उनसे सवाल नहीं कर सकती। वो घायल है, उन्हें छोड़िए, उन्हें परेशान नहीं करते। सीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी को सजा मिलती है या नहीं। वो जो करना चाहते थे वो पहले ही हो चुका है। चिंता मत करिए, उन्हें सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने लान साम्राज्य को धोखा दिया है। इन्हें विंग की ओर देखते हुए कहा, आई, तुम उन्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो? यूरी और मिंजी ने भी सिर हिलाया। तभी मिंजी ने कहा, हाँ क्वीन, आप इसी मुद्दे की वजह से राजा वांगजी को एक और व्यक्ति के साथ स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद आपकी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। इसके अलावा लोगों द्वारा आपको बांझ होने के बारे में लगातार दिए जाने वाले तानों को आप कैसे भूल सकती है? आप 1 दशक से इसी स्थिति में रह रहे हैं। यानली ने भी कहा, तुम्हें मुझसे ज़्यादा इस बात पर गुस्सा आना चाहिए बींग। तुम इतने शांत क्यों हो? असल में तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? तभी बींग ने कहा, सीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उन्हें माफ़ कर दूंगा। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरा बच्चा, जिसे वो रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे, अब मेरे पास है। तभी यूरी ने दुखी आवाज़ में कहा, तो फिर आपके नुकसान के बारे में क्या क्वीन? आप और किंग इस वजह से एक दूसरे से दूर हो गए। वे 6 साल जब आप सभी तानों और उपहासों से बच सकते थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो 6 साल जब आप एक बेजान व्यक्ति की तरह काम करने के बजाय खुशी से रह सकते थे। क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ सब कुछ उलट पुलट कर सके हैं? जब यह मुद्दा खुलकर सामने आया तो आपके पास अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ बदलने का मौका है। जीवन में आपको अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का दूसरा मौका दिया है। आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? विंग मुस्कुराया और उसने कहा, तुम गलत हो यूरी। ने अपनी बात काम टोन में कही। अगर उन लोगों ने इतने साल पहले ऐसा नहीं किया होता तो मुझे उस व्यक्ति का असली चेहरा कभी पता ही नहीं चल पाता जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। मैं उससे प्यार करता था और अब भी करता हूँ, लेकिन मैं उसे दोबारा स्वीकार नहीं कर पाऊँगा। टूटे हुए शीशे को जोड़ा नहीं जा सकता यूरी। किंग और मेरा रिश्ता भी वैसा ही है। वह मेरे बच्चे के पिता हैं और मेरे पति भी, लेकिन अब वो मेरे लाइफ पार्टनर नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि अगर किसी ने जानबूझकर मुझे वो दवाइयाँ ना दी होती और मेरे खिलाफ साजिश ना रची होती तो किंग ने दूसरी शादी ना की होती और मैं हमेशा खुश रहता। लेकिन ये सच नहीं है। यदि वे मुझसे सच्चा प्यार करते तो चाहे मेरी जो भी कमियां होती या मैं जीवित होता या नहीं होता, वे दूसरी शादी नहीं करते, चाहे किसी ने भी जोर दिया हो या उसे कितनी भी बार कहा गया हो। मींग ने अपनी गंभीर आवाज़ में फिर कहा, यह सिर्फ पहला मौका था जो उसे मिला और उसने स्वीकार कर लिया। यह सिर्फ यही दर्शाता है कि वह बस उस अवसर का इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए अगर मुझे समय पलटने और कुछ भी बदलने का भी मौका मिले तो भी मैं नहीं बदलूँगा। सब कुछ अच्छे के लिए हुआ। अब मैं सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहता हूँ जो मेरे घर में पल रहा है, और कुछ नहीं। मींग ने दृढ़ आवाज़ में कहा। वहीं यूरी एकदम चुप हो गई। तभी यानली ने विंग की ओर देखा और कहा, तो तुम वांगजी को दूसरा मौका नहीं दोगे? विंग ने यानली की ओर देखा और दृढ़ आवाज़ में कहा, मैंने उसे दूसरा मौका दिया था सीजिए, अन्यथा इस महल में 6 साल से ज़्यादा नहीं रह पाता। उसे खुशहाल परिवार की भूमिका निभाने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। असल में अगर वह 2 से ऊब गया तो वह जितनी चाहे उतनी पत्नियां रख सकता है। मुझे यकीन है कम से कम मुझे उसकी शादी में आमंत्रित किया जाएगा, मिंग ने इंडिफरेंट वॉइस में कहा। तभी यानली ने कहा, आई, संयोगवश मैंने आज वांगजी और उसकी माँ की बातचीत सुनी। मुझे पता है मैं अब जो भी कहूँगा उससे कुछ भी नहीं बदलेगा।
लेकिन आपको थोड़ी राहत देने के लिए वांग जी ने आपकी राय सुने बिना मिन शिया से शादी करने के लिए हामी नहीं भरी। उसने महारानी से कहा था कि वह शादी के लिए तभी राजी होगा जब तुम सहमति दोगे। वहीं विंग ने अपनी सीजे को एक कंफ्यूजन लुक से देखा। तभी अली ने आगे कहा, वह तुम दोनों को अलग करने की साजिश महारानी की थी। उन्होंने तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताया। इतना ही नहीं, वांग जी और तुम्हारे बीच की दूरियां सालों से बनी हुई है। इसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। तभी विंग ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सीजे। अली ने अपने मन में कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन कम से कम तुम्हारे दिल को यह जानकर शांति मिलेगी कि तुम जिसके पास हो उसने कम से कम तुम्हारा सम्मान तो किया। हालांकि उसने अपने भरोसे और लॉयल्टी को बरकरार नहीं रख पाया। अली ने विंग से कहा, ठीक है, तुम आराम करो। विंग ने भी अपना सिर हिलाया। उनकी जानकारी के बिना किसी और ने विंग और याली की बात सुन ली। अगले दिन पूरे महल में एक खबर फैल गई कि मिन शिया की माँ पिछली रात ही अपने राज्य के लिए रवाना हो गई थी, यह कहते हुए कि मिन शिया के पिता का पत्र आया था। मिन शिया खुद कंफ्यूज थी। उसने अपने आप में कहा, अपनी माँ के अचानक चले जाने से वह असमंजस में थी और फिर से उसने अपनी नौकरानियों को भी नहीं देखा। उसने अपने मन में कहा, मेरी सारी नौकरानियाँ क्यों बदल दी गई और माँ मुझे बिना बताए अचानक क्यों चली गई। वहीं याली ये खबर सुनकर बहुत गुस्सा थी। वहीं बिंग भी थोड़ा कंफ्यूज था। बिंग ने अपने मन में सोचा, मेरी समझ के अनुसार रानी यूही का बचना असंभव है। वह वास्तव में क्या कर रहा है? यहाँ तक कि छोटी मोटी डकैती के मामले में भी उसके दंड बहुत कठोर हैं। वो कहता है यदि कठोर दंड नहीं दिया तो वो दोबारा ऐसा ही काम करेंगे। फिर कैसे रातों रात मिन शिया की माँ यहाँ से चली गई, वह भी अपनी बेटी को बिना बताए। ये सारे विचार मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। वहीं कुछ समय बाद किंग लानकुरन के कक्ष में उन्होंने वांग जी से पूछा, वांग जी, क्या सारी अफवाहें सच हैं? वांग जी एक क्षण के लिए मुस्कुराया, फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, हाँ पिताजी, मैंने कल रात ही उसके जाने का इंतज़ाम खुद किया। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं विंग ने वांग जी को की मुस्कुराहट देखी और उसकी आंखें सिकुड़ गई। वहीं सम्राट लानकुरन ने अपने सिर को हिलाया। सभी ने उनके उत्तर पर सिर हिलाया और संतुष्ट हुए कि उनकी अतिथि अपनी यात्रा में सुरक्षित है। वहीं विंग अपने मन में सोचा, मैं बस यही आशा करता हूँ कि उनके इस कृत्य से एम्पायर को कोई परेशानी नहीं होगी। बाद सभी अपनी अपनी काम में चले गए। वहीं विंग अपने बगीचे में बैठे हुए था। तभी हायुन यानी राजकुमारी लान वांग जी की पहली बेटी वहाँ पर आई। उसने विंग की ओर देखा और फिर विंग के पेट को चौंक कर हिरनी जैसी आंखों से देखते हुए बोली, रानी माँ, आप मोटी हो गई हैं। और वो हंसने लगी। तभी विंग ने उसे कहा, मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ हायुन। तुम्हें भी एक छोटा भाई बहन होने वाला है, बिल्कुल तुम्हारी नई बहन की तरह। अब मेरे पेट पर हाथ रखकर उस बच्चे से बात कर सकती हैं। उसने शॉक्ड होते हुए कहा, सच में? मुझे तो छोटा भाई चाहिए रानी माँ। तभी यूशी ने भी कहा, मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ रानी माँ। वहीं वांग जी अंदर आया। उसने देखा कि उसकी बेटियां विंग के साथ खुशी खुशी खेल रही हैं और बातें कर रही हैं। वहीं विंग ने भी वांग जी को देखा। तो वांग जी ने पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? विंग ने कहा, अच्छा है। किंतु किंग, आप अपने पिताजी से क्या छिपा रहे हैं? वांग ने विंग को बड़ी आंखों से देखा और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं छुपाया, मैं क्या छिपाऊंगा? मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। विंग अपने अंदर ही मुस्कुराया। फिर उसने शांत आवाज में कहा, आप उसके साथ जो भी करें, बस यह सुनिश्चित करें कि इससे साम्राज्य के लिए कोई परेशानी ना हो। उसने दूसरी ओर देखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। तभी विंग ने कहा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए दोबारा झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बस जो भी करें सावधानी से करें। तभी वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तो मुझ पर बहुत सारे आरोप लगा रहे हो। तभी हारुन ने कहा, फादर रुके। वांग जी ने अपनी बड़ी बेटी की ओर देखा। जी ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ हारुन? उसने कहा, फादर, मैं जानना चाहती हूँ हमारी छोटी बहन का नाम क्या है? वांग जी ने अपने मन में कहा, इस सारी अफरा तफरी के बीच हम सभी उस नवजात शिशु का नामकरण समारोह तो भूल ही गए।
उसने अपनी दोनों बेटियों की ओर देखा और कहा, अच्छा आप दोनों ही बताइए, हम उसका नाम क्या रखें? तभी हारून ने कहा, लान हाना। हाना। वांगजी थोड़ा सरप्राइज हुआ, वहीं विंग थोड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी वांगजी ने कहा, ठीक है, तो हम उसका नाम लान हाना ही रखेंगे। ये बहुत अच्छा नाम है। क्या अब तुम दोनों खुश हो? दोनों राजकुमारियों ने खुशी होते हुए कहा, हाँ बहुत खुश है। तभी वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग आनंद ले। वो वहाँ से जाने लगा। एक बार फिर से विंग की ओर देखा। वांगजी और विंग दोनों की आंखें मिली। वांगजी तुरंत दूसरी ओर मुड़ गया और वहाँ से चला गया। वहीं विंग ने कहा, डरपोक। फिर उसने कुछ सोचा और अपने बेबी पेट को सहलाते हुए बोला, बेबी, तुम्हारे पापा बचपन से ही बहुत शरारती है, उन्हें कोई भी संभाल नहीं सकता। अब वो राजा है, लेकिन वो अब भी शरारतें करते हैं, लेकिन खतरे के दूसरे स्तर के साथ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इन शरारतों के मामले में उनके जैसा नहीं बनूंगा। चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए मौजूद रहूँगा। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता के लिए करता हूँ, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। फिर उसने अपने मन में सोचा, जिस क्षण से मुझे पता था कि वांगजी इसी तरीके से इसे संभालेगा, मुझे पता है कि वह ऐसा ही कुछ करेगा। इसीलिए मैंने मिन साम्राज्य को एक पत्र भेजा ताकि मिन शिया के पिता को सूचित किया जा सके कि रानी यहाँ अपनी बेटी के साथ और कुछ समय तक रहना चाहती हैं। इस पत्र के बाद मिन शिया के पिता अपनी पत्नी की जांच करने की कोशिश नहीं करेंगे और उस समय के भीतर पिता भी ठीक हो जाएंगे और हम कानूनी तौर पर सब कुछ साबित कर सकेंगे। इसीलिए कोई उन्हें दोष भी नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ वांगजी अपने कक्ष में गया और अपने बिस्तर पर बैठ के मुंह बनाते हुए बोला, वह हमेशा सब कुछ जान लेता है, मैं भले ही उसे कुछ ना बताऊं। वह मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है। यहाँ मैंने इतने सालों से उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वह मेरी तरफ देखे बिना ही सब कुछ समझ सकता है। मैं तुम्हारा विश्वास फिर से जीत लूँगा आइंग, चाहे इसके लिए मुझे पूरी ज़िंदगी लग जाए। मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।